हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा, क्लास 11 की फिजिक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर किया था एसिलरेशन के बारे में, और छोटा सा हमने उसमें एक इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था डीएसिलरेशन के बारे में कि एसिलरेशन क्या होता है और डीएसिलरेशन क्या होता है। आज हम उस एसिलरेशन के टॉपिक को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे हम उसके ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ के द्वारा हम एसिलरेशन डीएसिलरेशन को कैसे देख सकते हैं। या फिर मैं बात करूं कि अगर हमें किसी की स्लोप दिख रही है ग्राफ की, तो वो कौन कौन सी क्वांटिटी को मतलब रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही हम बात करेंगे कि कर्व एरिया अंडर कर्व हमें क्या रिप्रेजेंट कराता है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। हमने पढ़ा था एसिलरेशन के बारे में। तो एसिलरेशन क्या होता है कि जब वेलोसिटी में जब चेंज होता है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या जनरेट होता है, एसिलरेशन जनरेट होता है। कहने का मतलब अगर हम बात करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और उसकी पर सेकंड हम देखते हैं कि स्पीड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो वो क्या होता है, उस टाइम एसिलरेट होता है। जैसे कि मैं एक मार्कर है, अगर मैं ऊपर से छोड़ता हूं नीचे आता हूं तो देखते हैं हम ग्रेविटी के कारण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 9.8 पर सेकंड इसकी क्या बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। और इसकी स्पीड बढ़ने के कारण ये क्या हो रहा है, ये पार्टिकल एसिलरेट होता है। मतलब पर सेकंड इसकी जो स्पीड है वो कितनी बढ़ रही है, 9.8 बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड पे था, हमने यहाँ से छोड़ा तो ये पर मीटर मतलब पर सेकंड कितना बढ़ रहा है, 9.8 बढ़ रहा है। मतलब ये पार्टिकल क्या हो रहा है, एसिलरेट हो रहा है। तो आज हम एसिलरेशन के बारे में बात करेंगे। उस दिन हमने बात की थी एवरेज एसिलरेशन के बारे में, ठीक है, और उसका हमने फॉर्मूला भी देखा था। ए इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ठीक है। इसको मोड में भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ये माइनस में आएगा तो हम देख लेंगे कि वो क्या हो रहा है, पार्टिकल रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब मंदन हो रहा है। तो अब हम इससे आगे की बात करते हैं। आज हम जहां से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसकी आपने डायमेंशन भी आपने देखी थी कि डायमेंशन क्या होती है, यूनिट भी क्या होती है, ये दोनों चीज देखी थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और L1T-2, ये क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन, मतलब तात्क्षणिक जो त्वरण है उसके बारे में हम आज बात करते हैं कि तात्क्षणिक त्वरण होता क्या है। जैसे हमने स्पीड में बात की थी, वेलोसिटी में बात की थी, उसी तरह आज हम देखेंगे तात्क्षणिक त्वरण। क्योंकि देखिए, जब हमने त्वरण की शुरुआत की थी पढ़ने की, तो जो हमने वो त्वरण कंप्लीट किया था वो औसत त्वरण था। उसमें औसत त्वरण में क्या था कि बाद की वेलोसिटी माइनस पहले की वेलोसिटी, दोनों को माइनस किया और जितना हमें टाइम लगा उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब मैं ये कहता हूं कि किसी फिक्स पॉइंट पर या फिक्स टाइम पर मुझे देखना है कि इस टाइम इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या है, त्वरण क्या है। तो उसको हम कैसे देखते हैं, देखिए तात्क्षणिक त्वरण की, जैसे हमने तात्क्षणिक चाल की डेफिनेशन देखी थी, तात्क्षणिक वेलोसिटी की, तात्क्षणिक वेग की जो हमने डेफिनेशन देखी थी, उसी तरह हम तात्क्षणिक त्वरण की भी क्या लिख सकते हैं, किसी निश्चित क्षण पर किसी वस्तु का त्वरण, ठीक है। कि किसी फिक्स पॉइंट पर अगर हमें इसे देखना है तो क्या लिख देंगे, देखिए लिमिट, वो टाइम बहुत छोटा होता है, टेंस टू 0, डेल वी अपॉन डेल टी। और इसको हम क्लियरिफिकेशन लिखना चाहें तो करके लिखना चाहें तो डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, किसी फिक्स पॉइंट पर एक्सीलरेशन आ गया। और इसको अगर हम लैंग्वेज टाइप में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का हम विद रेस्पेक्ट टू या टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दें
डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम की अगर हम वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम इसका अवकलन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। और इससे पिछले वाले हम टॉपिक में पढ़ के आए थे v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। अगर इस टर्म को मैं वहां रखूं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए d अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। कहने का मतलब अगर मैं विस्थापन का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का दो बार क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो मुझे कौन सी क्वांटिटी मिलती है, एक्सीलरेशन क्वांटिटी मिल जाती है। अगर मैं इसको और मॉडिफाई करके लिखना चाहूं तो देखिए क्या हो सकता है कि अगर मैं ये देखते हैं आप, तो चलो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं इसी फॉर्मूले से कि a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं a डी टी इक्वल टू डी वी और इस इक्वेशन फर्स्ट का मैं क्या कर देता हूं, समाकलन कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं a डी टी इज इक्वल टू a ओ डी वी। तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू a डी टी। यहां मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी की फॉर्म मिल जाती है कि अगर मैं एक्सीलरेशन त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए एक बार क्लियर कर देता हूं मैं कि अगर मैं वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो मुझे एक्सीलरेशन मिलता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो मुझे एक्सीलरेशन मिलता है। और एक्सीलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। और अगर मैं दो बार कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। एक बार ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि हमें किसके साथ अवकलन या समाकलन करना है, तब हमें कौन सी राशि या कौन सी क्वांटिटी मिलती है। ये आपने लिख लिया होगा, आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा। इसको हम थोड़ा और आगे कर सकते हैं, वो देखिए कैसे। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, एक ये भी इंपॉर्टेंट है और बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं, देखिए एक और इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं हम, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। ये लिखा हुआ है ए डी वी डी टी। ठीक है, अगर मैं डी एस अपॉन डी एस का गुणा करने पर कि अगर मैं a इजकल टू डी वी अपॉन डी टी और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, डी एस अपॉन डी एस, क्योंकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो देखिए एक नई टर्म जनरेट होती है, वो क्या होती है, इसको लिख सकता हूं मैं ए डी वी अपॉन डी एस और मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी। ये मैंने एक डी एस नीचे ले गया और एक मल्टीप्लाई में, तो ए, तो इसको डी वी अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। अगर मैं इसको और लिखना चाहूं तो ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। एक टर्म ये भी हमारी निकल के आई है। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। इससे भी हम एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर हमारे लिए दे रखी है तो इस टर्म में भी हम रख सकते हैं। ये मैंने तीन चार आपको इक्वेशन या टर्म बताई है, ये सब किसकी है, एक्सीलरेशन की है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे कि ये एक्सीलरेशन है जो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में हम देखिए
तीन चार केस लेके चलते हैं कि मान के चलिए कि ये क्या है, फर्स्ट केस कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन है और एक्सीलरेट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स दिशा में या फिर प्लस एक्स दिशा में वस्तु त्वरित है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मोशन कर रही है वो एक्स, इस तीर से क्या लग रहा है कि जो मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु वो प्लस एक्स डायरेक्शन में कर रही है, और इसका मतलब क्या है कि वो तुरंत भी इसी दिशा में हो रही है। दूसरा केस लेके चलते हैं, माइनस एक्स एक्स, या फिर इसको अगले केस में ले लेंगे और इसका चेंज कर लेंगे, ये एक्सीलरेशन और ये वही कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन एक्स डायरेक्शन में कर रही है लेकिन तुरंत क्या हो रही है, इधर की साइड हो रही है, तो इसमें क्या लिखेंगे, दो लिख सकते हैं, देखो प्लस एक्स दिशा में वस्तु मंदित होगी या उसका वेग कम होगा, वेग कम होगा, यहां क्या होगा, वेग बढ़ेगा। और केस देखते हैं सर, देखिए तीन, ये माइनस एक्स, ये एक्स, एक ही डायरेक्शन ये है, तो माइनस एक्स दिशा में वेग कम होगा। इसका फिजिकल मीनिंग मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। ये माइनस एक्स, ये एक्स, माइनस एक्स दिशा में वेग बढ़ेगा। देखिए फर्स्ट केस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कोई कार है वो एक्स दिशा में जा रही है, तो क्या हो रही है, उसी दिशा में त्वरित हो रही है, तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि मान के चलिए कोई कार इस दिशा में जा रही है और हम भी उसके पीछे से ऐसे ही धक्का लगा रहे हैं, तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान के चलो वो कार जा रही है, उसके आगे कोई कोई गाड़ी आ जाती है, तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा तो उसकी जो वेग है वो क्या होगा, कम होगा, मतलब एक्सीलरेशन पीछे की दिशा में हो रहा है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम। सेम केस इसी में है कि वो पीछे की साइड आ रही है, अब अगर हमें रोकना है, एक्सीलरेशन आगे की साइड लग रहा है, तो दोनों अपोजिट साइड में है तो वेग क्या होगा, कम होगा, और ये एक ही दिशा में है तो वेग बढ़ेगा। अब अगर मैं इसको देखो एक की पॉइंट से कैसे लिख सकता हूं कि वेग गति की दिशा व त्वरण की दिशा समान होने पर वस्तु का वेग बढ़ता है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उसका वेग कंटिन्यूअसली बढ़ेगा बढ़ेगा, चाहे वो माइनस एक्स डायरेक्शन में हो या फिर प्लस एक्स। दूसरा की पॉइंट क्या हो जाएगा कि गति की दिशा व त्वरण की दिशा असमान होने पर, अलग अलग होने पर वस्तु का वेग घटेगा। इट इज क्लियर कि अगर देखो डायरेक्शन अलग अलग है, कहने का मतलब अगर दोनों क्रॉस में जा रही हैं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वो इस दिशा में जा रहा है, एक्सीलरेशन इस दिशा में लग रहा है, तो दोनों का वेग क्या मतलब वस्तु का, ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट वेग जो होगा, वेलोसिटी होगी वो कम होगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये एक्सीलरेशन के बारे में हमने इतना पढ़ लिया है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ा है, और सेम क्वेश्चन है वो उसी टाइप का है जैसा कि हमने वेलोसिटी में, स्पीड में क्वेश्चन पढ़ा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु के लिए विस्थापन का समीकरण S इजकल टू टी क्यू माइनस 2t² प्लस 4t प्लस 1 है, तो
फर्स्ट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 3 सेकेंड व 5 सेकेंड पर त्वरण ज्ञात करो। और दूसरा क्वेश्चन है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक त्वरण ज्ञात करो। लास्ट में वो की पॉइंट देगा कि s किस में है, मीटर में, और t किस में है, सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक होना चाहिए कि देखो 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर पूछ रहा है। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में उसने पूछा 1 सेकंड से 3 सेकंड तक, इसका मतलब वो एवरेज एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो अब देखिए दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हमने देखा था कि तात्क्षणिक जो त्वरण है या इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्सीलरेशन है वो कैसे देखते हैं, a इक्वल टू dv अपॉन dt से। इसका मतलब वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब करते हैं तो देखिए इससे आगे भी हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला d2s अपॉन dt स्क्वायर, और इक्वेशन हमें किस में दे रखी है, s में। मतलब इसका हमें क्या करना है, 2 बार क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो करेंगे, देखिए a इज इक्वल टू d अपॉन dt, एक बार करते हैं तो देखिए 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये एक बार किया तब आया। अब दोबारा करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6t माइनस 4। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आई, 6t माइनस 4। अब हमें देखना है 1 सेकंड पर, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर t की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, तो क्या वैल्यू आई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल टू 3 सेकंड पर देखेंगे तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड a इक्वल टू t 5 पर देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने क्या देखा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देखा, तात्क्षणिक त्वरण की वैल्यू देखी। अब हमें सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एवरेज एक्सीलरेशन का। तो अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन की। तो एवरेज एक्सीलरेशन कैसे देखते हैं, a इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल t, या फिर b2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब v की देखनी है तो देखो एक बार तो अवकलन करना होगा हमें, v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt। एक बार अवकलन करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब देखिए t 1 से 3, तो एक बार v t इक्वल टू 3 सेकंड पर निकाल लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, 3 प्लस 4, तो 27 माइनस 12 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा ये 12 होगा 15 माइनस 15 और 4 19, तो 19 मीटर पर सेकंड। और v इक्वल टू t इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 4, तो क्या होगा 3 7 4 से 4 हो जाएगा तो आएगा 3 मीटर पर सेकंड। वैल्यू रख लेते हैं तो a इक्वल टू 90 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, तो क्या आएगा 16/2 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन है वो कितना है, 8 है। और हमने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाला वो पर सेकंड पर या फिर हर सेकंड पर क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। क्योंकि तात्क्षणिक जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है कि किसी टाइम फिक्स टाइम पर या किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पर हमें अगर एक्सीलरेशन देखना है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, दोनों डेफिनेशन समझ में आई होंगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे चलते हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको अपने हाफ ईयरली में एंड फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे।
जो काफी सिंपल है। बस थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए और वैल्यू पुट करना आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसी टॉपिक में आगे एक समान त्वरण की, इंग्लिश में बोले तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। ठीक है, एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, जैसे कि हमने 9th 10th में हम पढ़ के आए थे कि जो अपनी अर्थ होती है वो क्या जनरेट करती है, एक्सीलरेशन जनरेट करती है, वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मार्कर है, ऊपर से छोड़ते हैं तो ये 9.8 पर मीटर सेकंड, मतलब एक सेकंड में उसकी जो स्पीड बढ़ती है वो कितनी से बढ़ती है, 9.8 से बढ़ती है, प्रत्येक सेकंड बढ़ती जाती है। तो ये क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, हालांकि ऊपर जाने पे कम होती है, वो एक केस अलग है। मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, कि वो टाइम के साथ में क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक्सीलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वो पर सेकंड कितना बढ़ेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि t1 पर कुछ अलग होगा, मतलब 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर कुछ अलग होगा, 3 सेकंड पर कुछ अलग होगा, मतलब टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा, हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, वस्तु का त्वरण इसमें थोड़ा सा रह गया, जब किसी वस्तु का त्वरण समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। दूसरी अगर मैं इसी में बात करूं, एक समान की जगह असमान त्वरण, इंग्लिश में बोले तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, पेपर में कम पूछी जाती है, अगर पूछा जाएगा तो एक्सीलरेशन के बारे में पूछा जाएगा कि जब किसी वस्तु का त्वरण समय के सापेक्ष परिवर्तित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी वैल्यू आई थी लास्ट क्वेश्चन में 6t-4, तो इसमें क्या है, टाइम का फंक्शन आ रहा है, मतलब ये टाइम के हिसाब से एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज होगा। और टाइम के हिसाब से अगर ये चेंज हो रहा है तो ये कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर इक्वेशन आती केवल 6 आता तो ये कैसा हो जाता, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाता। तो हमें क्या देखना है कि एक्सीलरेशन के फंक्शन में क्या नहीं आना चाहिए, टी नहीं आना चाहिए, समय नहीं आना चाहिए, तो वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अगर समय आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। उसकी आपको मैं एक सादा सी ट्रिक बता देता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे। देखो पेपर में क्वेश्चन भी आता है तो कैसे आता है, दिए गए समीकरण में, तो s इजकल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 त्वरण ज्ञात करो एवं एक समान व असमान त्वरण के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। अब केवल अगर वो ये मानो तुरंत नहीं पूछता, केवल ये पूछता कि एक समान है असमान है, आपको एमसीक्यू कहीं देखने को मिलता कि एक समान है या असमान है, तो आप कैसे पता लगाते, तो देखिए ऐसे पता लगाते कि यहां पर हम देखते कि अगर टी की पावर, हाईएस्ट पावर 2 है, कब, जब हमें क्या दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तब हमें देखना है कि टी की पावर 2 है, तो जो हमारा एक्सीलरेशन है या बोले त्वरण है
वो हमेशा कैसा आएगा, एक समान त्वरण ही आएगा। ये आप नोट कर सकते हैं। और t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो एक्सीलरेशन त्वरण असमान आएगा। अभी आपको मैं रीजन बताऊंगा। और अगर t की वैल्यू 2 से क्या हो, कम हो, तो एक्सीलरेशन हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। ये फिक्स है। फिक्स कैसे, देखो एस इक्वल टू क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 2t+1। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं ds अपॉन dt तो v मिलेगा मुझे, तो क्या आएगा देखो 2t माइनस 2। और एक बार और करता हूं a इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। पावर कितनी है 2, तो मैंने क्या बोला था एक समान त्वरण आएगा, इसमें t का फंक्शन नहीं आ रहा है। अगर इसी पावर को मैं यहाँ 3 कर देता तो यहाँ पावर आती 2 और 2 आती तो यहाँ क्या बचता 4t। पावर 2 से ज्यादा की तो एक्सीलरेशन असमान त्वरण, मतलब इसमें टाइम का फंक्शन आ गया। और मैं 2 से पावर क्या रख देता, इसकी केवल एक ही रख देता, तो ये देखिए यहाँ पर कितना आता केवल 2। और एक बार आप कलन करते तो एक्सीलरेशन क्या आता 0। तो आपने देख लिया कि अगर पावर 2 है तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा, एक समान। अगर 2 से ज्यादा है तो असमान, और 2 से अगर पावर कम है तो क्या आएगा शून्य। लेकिन कब आएगा, जब ये फंक्शन या फिर इक्वेशन किसकी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की होनी चाहिए। अगर यहाँ वेलोसिटी दे रखी है तो एक एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का केवल एक बार अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन आ जाता है। आई थिंक ये एक्सीलरेशन आपका कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू नीट जेई में भी कई बार देखने को मिलते हैं, या फिर बात करें 11th में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। अब आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ग्राफ के बेसिक्स पर, क्योंकि फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ्स हैं, कि ग्राफ कैसे आते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो हमें समझ में आनी चाहिए। बात कर लेते हैं ग्राफ की। ठीक है, जैसे कि ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, इस पे कोई भी एक ग्राफ बना हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज ये कोई थीटा है, तो ये क्या हो गई, इसकी ढाल हो गई। क्या हो गई, ढाल हो गई। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डेल वाई अपॉन, ढाल क्या होती है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ढाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, स्लोप भी क्या होती है कि ये क्या है, वक्र। वक्र का एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज बना कोण, उसकी क्या होती है, ढाल होती है, स्लोप होती है। ठीक है, एक तो ये होता है। और दूसरा क्या होता है, जैसे ये कोई कर्व बना हुआ है, ये y है, ये x है। ठीक है, एक होता है इनका मल्टीप्लाई y इंटू एक्स, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, या इंग्लिश में बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कर्व के नीचे का जो एरिया है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्षेत्रफल बोल देते हैं। अगर हम ये निकालते हैं तो इसका क्या निकालते हैं हम, क्षेत्रफल। जैसे कि मान के चलो यहाँ x पर मैं क्या दे देता हूँ, टाइम दे देता हूँ, और यहाँ मैं दे देता हूँ विस्थापन दे देता हूँ। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ढाल इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय। और विस्थापन बटे समय, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने पढ़ा विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। तो ये किसको डिनोट करेगा, वेग को। यहां हम बात करें कि यहां मैं दे देता हूं वेग और यहां दे देता हूं समय, तो देखिए वेग मल्टीप्लाई समय, और वेग का समय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है हमें, विस्थापन। तो ये क्या डिनोट करेगा, विस्थापन को डिनोट करता है। कहने का मतलब अगर वो एरिया निकलवा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल
जो राशि बताएगा वो हमें देखनी है, और अगर वो उसका स्लोप निकलवा रहा है तो वो कौन सी राशि प्रेजेंट करता है वो हमें देखना है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमें इसकी ढाल निकालनी है, स्लोप निकालनी है, पॉइंट दे रखे हैं कि कैसे कैसे इसकी राशि बढ़ती है, कैसे कैसे इसकी राशि कम होती है, वो भी हम आगे कवर करेंगे। ठीक है। अगर हमें ये देखना है कि कर्व क्या प्रेजेंट करते हैं वो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ग्राफीय निरूपण पढ़ना है, किसका, मोशन का। कि मोशन को अगर हमें मतलब रिप्रेजेंट करना है या समझना है तो हम ग्राफ के द्वारा कैसे समझते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आपको एक्सीलरेशन वाला जो आज मैंने इतना ब्रॉड तरीके से आपको पढ़ाया, समझाने की कोशिश की, वो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप वो मैंने काफी डिस्क्रिप्शन से पढ़ाया था तो आपको समझ में आया होगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। हमारा जो चैनल है वो भी थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है आगे, तो आप सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, वेलकम।